हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव क्लास बाय अभिनंदन सर। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हम दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण देख लिए थे, उसमें दर्पण का ध्रुव देख लिए थे, वक्रता केंद्र देख लिए थे, वक्रता त्रिज्या देख लिए थे और मुख्य अक्ष भी देख लिए थे और दर्पण का द्वारक भी देखे थे और मुख्य फोकस तक हम लोग देख चुके थे। आइए इसमें थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। दर्पण का ध्रुव हम बताए थे, जैसे किसी भी गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसी को दर्पण का ध्रुव बोले थे और उसको हम लोग P से प्रदर्शित किए थे। यही होता है आपका दर्पण का ध्रुव। वक्रता केंद्र देखते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, जैसे ये जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है ये किसी खोखले वृत्त का एक भाग होता है और जब वृत्त होगा तो उसका एक केंद्र होगा तो उसी जैसे उस खोखले वृत्त का केंद्र ही इस गोली दर्पण का केंद्र होता है। उसको C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। और ध्रुव हम अब देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगा? दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, जैसे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और हम समझेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? जैसे दर्पण का जो ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाएं को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। कैसे कहेंगे? ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ से देखिए इस ध्रुव से वक्रता केंद्र को रेखा मिला रही है, इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। उसी सेम इस पे उत्तल दर्पण में भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो गया। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक जैसे मान लीजिए यम और यम डैश है, ये भी यम और यम डैश है। यम और यम डैश को मिलाने वाली रेखा जो होती है, यम और यम डैश को मिलाने वाली रेखा, उसी को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक का मतलब होता है कोई क्षेत्र जिसमें हम प्रवेश करें उसकी क्षमता। जैसे किसी घर का द्वार भी होता है, एक प्रॉपर एरिया होता है, उसी क्षेत्र में बस घुस सकते हैं। उसी प्रकार अवतल और उत्तल दर्पण में भी वही हो जाएगा। और हम समझेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष हम देखते हैं, मुख्य अक्ष करें, मुख्य फोकस देखते हैं। मुख्य फोकस क्या होगा? मुख्य फोकस देखिए क्या बताए थे हम अवतल दर्पण में, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर परावर्तन होने के बाद किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है, उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से होकर वो गुजरती है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं अवतल दर्पण में? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। अब उत्तल दर्पण में हम लोग समझते हैं, इसमें भी जैसे मुख्य अक्ष के समांतर कई सारी किरणें ले लेंगे और जब किरण लेंगे तो इसका जो परावर्तक सतह है बाहर की तरफ, कहाँ है? बाहर की तरफ है। और जब बाहर की तरफ है तो इस पर जब किरणें पड़ेंगी तो यहाँ से परावर्तित होगी। क्या होगा? किरणों का परावर्तन होगा। और जब परावर्तन होगा तो ये किरणों को यहाँ से फैलाएगा। अब फैलाएगा तो यहाँ से जो किरण परावर्तित हो रही है उसको हम थोड़ा पीछे आभास के रूप में मिलाएंगे। असल में वो चीज़ होती नहीं है, लेकिन हम उसको आभास के रूप में पीछे ले जाएंगे। और जब आभास के रूप में वो चीज़ें ले जाएंगे रेखाएं, तो एक ही बिंदु पे जाके ये आभास होती है और जिस बिंदु पे ये आभास होती है उसी को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। यह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा?
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन होने के पश्चात ऐसा लगता है कि किसी एक बिंदु से वो सारी किरणें निकल रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी इसी पॉइंट से एक किरण निकल के बाहर जा रही है। यही होता है, और जिस बिंदु से निकलता आभास होता है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम लोग समझ लेंगे फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी क्या होती है, जैसा अभी हम लोग पढ़े थे कि क्या ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार सेम टू सेम क्या हो गया, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या होगा, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी यही हो जाएगा। क्या होगा, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। अब हम सब 8वां पॉइंट हमारा ये रहेगा कि फोकस तल क्या होता है। फोकस तल देखिए, जैसे ये मुख्य फोकस है, यहाँ से परपेंडिकुलर अभिलंब जैसे इसके जस्ट लंबवत एक रेखा खींचेंगे जो मुख्य अक्ष जैसे अलग से इसको समझा दे रहे हैं हम फोकस तल क्या होता है। अब देखिए फोकस तल क्या होता है। जैसे अवतल दर्पण हो गया, यह आपका परावर्तन कलई किया पृष्ठ रहेगा, ये आपका मुख्य अक्ष रहेगा, ये P हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा। इसको मुख्य फोकस कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये जो होता है आपका फोकस दूरी होता है, जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होता है। और ये जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है, जो मुख्य ध्रुव से लेते हैं। और फोकस तल क्या होता है, जैसे फोकस पे एक सीधी रेखा लंबवत खींचते हैं, इस पे फोकस पर एक सीधी रेखा लंबवत खींचते हैं। ये जो होता है मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसी को फोकस तल कहते हैं। वैसे उत्तल दर्पण में भी यही हो जाएगा। ये ले लेंगे, ये आपका ध्रुव हो जाएगा, ये आपका F और ये C जाएगा। इस पे भी एक रेखा खींचते हैं जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, और जो फोकस पे सीधी रेखा खींचते हैं उसी को फोकस तल कहते हैं। यहाँ तक आपका हो गया। जैसे हम लोग जैसे दर्पण से संबंधित हम लोग 8 पॉइंट समझ चुके। क्या क्या, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और फोकस तल, यहाँ तक हो गया। अब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम होते हैं, उस नियम को देख लेते हैं। जैसे अवतल दर्पण हुआ और उत्तल दर्पण जो होता है, हम किरणों को लेके हम प्रतिबिंब बनाएंगे, अलग अलग स्थिति में रख के हम प्रतिबिंब बनाएंगे। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम होता है। आइए उस 3 नियम को हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। मान लीजिए 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। इसमें 3 नियम होते हैं। पहला नियम होगा प्रथम नियम। प्रथम नियम, इसको देखते हैं क्या होता है। क्या होगा, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण बना लीजिए,
ये अब क्या अवतल दर्पण हो गया। ये मुख्य अक्ष ले लीजिए, मुख्य अक्ष, ये क्या हो जाएगा आपका ध्रुव, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब देखिए प्रथम नियम क्या कहता है। वैसे उत्तल दर्पण भी बना लीजिए, उत्तल दर्पण भी बना लीजिए। अब देखते हैं प्रथम नियम क्या होता है। देखिए पहले अवतल दर्पण के लिए हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रथम नियम कैसे लागू करते हैं। क्या होता है कि जैसे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन होने के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरता है। कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा। क्या नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यही आपका प्रथम नियम होता है। जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे अलग अलग स्थिति में रखकर, उसमें यह नियम हम फॉलो करेंगे। ये आपका अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब हम लोग उत्तल दर्पण के लिए समझते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं आएंगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आएगी तो ये परावर्तन होने के पश्चात ये इधर निकलेगी और ये यहाँ से निकलेगी। तो अब इसको जैसे मान लीजिए ये तो बाहर निकल जा रहा है, इसको हम पीछे रूप में आभास के रूप में मिलाएंगे। देखिए यहाँ से मिला दिए। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन होने के पश्चात ऐसा लगता है कि किसी बिंदु से वो निकल के बाहर जा रही है, किसी बिंदु से वो निकल कर वो बाहर जा रही है। इस जैसे जिस बिंदु से वो निकल रही है वही होता है फोकस। जैसे वही नियम हो गया पहला नियम। जैसे परावर्तन होगा तो उसको मुख्य फोकस से आभासी के रूप में मिला देंगे, असल में वो चीज़ होती नहीं है। यही होता है प्रथम नियम। अब हम लोग दूसरा नियम समझेंगे कि दूसरा नियम क्या होता है। ये प्रथम नियम हो गया। अब द्वितीय नियम समझते हैं। द्वितीय नियम, अब देखिए इसमें क्या होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन होने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे, इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए किरण मुख्य अक्ष से जा रही है, मुख्य फोकस से होकर जा रही है, यहाँ तक आई, और जब परावर्तक सतह पे पड़ेगा, यहाँ से परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या इसका डिफिनीशन होगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन होने के पश्चात तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसमें आ जाते हैं उत्तल दर्पण में। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है, मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है,
तो परावर्तन होने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे इसको आभास के रूप में मिला दीजिए। जैसे ऐसा नहीं लग रहा कि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की तरफ जा रही है, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही आपका दूसरा नियम हो गया। क्या होगा नियम? अवतल दर्पण के लिए क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई जब परावर्तक सतह पे पड़ेगा तो वहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये अवतल दर्पण के लिए हो गया। और उत्तल दर्पण के लिए जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन होने के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही आपका द्वितीय नियम हो गया। अब हम लोग तृतीय नियम पढ़ेंगे कि तृतीय नियम क्या होता है। क्या हो गया? तृतीय नियम। अब इसमें देख लीजिए, अवतल दर्पण बना लीजिए पहले। जैसे जो तीनों नियम है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए नियम तो सेम ही है, लेकिन स्थितियाँ थोड़ा उसमें अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक हो रही है और उत्तल दर्पण में आभासी हो रही है। आभासी वास्तविक में अंतर होता है। वास्तविक मतलब स्वयं दिखे वो चीज़, और आभासी मतलब हम वो चीज़ें आभास कर रहे हैं, असल में वो चीज़ें हो नहीं रही है। यही होता है। ये P हो गया, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब ये उत्तल दर्पण ले लीजिए। ये मुख्य अक्ष ले लीजिए। ये P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, और इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष हम लोग बोलेंगे। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम यह कहता है, अवतल दर्पण के लिए पहले हम बता रहे हैं, क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, क्या होता है? परावर्तन होने के पश्चात उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। क्या होता है? जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो परावर्तन होने के पश्चात उसी मार्ग पे लौट जाता है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। ये कोई प्रकाश की किरण है, जैसे ये जा रहा है, देखिए ये गया, और जब प्रकाश की किरण मुख्य जैसे वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है और परावर्तक सतह से टकरा रहा है तो परावर्तन होने के बाद ये इसी मार्ग पे लौट जाता है, मतलब वक्रता केंद्र से ही लौट जाता है। यही आपका तीसरा नियम हो गया। उसमें आप समझ लेते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में यह कहता है जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के तरफ जाती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन होने के बाद वो उसी मार्ग पे लौट जाएगी और हमको लगेगा कि यह प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से आ रहा है। क्या लगेगा? कि वक्रता केंद्र से किरण होके निकल रहा है। यही आपका तीसरा नियम हो गया। अब हम लोग जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब को बनाएंगे और उसको बनाने के लिए यह तीन नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना इस तीन नियम के हम प्रतिबिंब बना ही नहीं सकते हैं। अब उसके जब प्रतिबिंब हम अगले वाले वीडियो में हम लोग बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।